आपके सवाल का जवाब मिल गया कि क्या करना है। जो नए लोग हैं उनके लिए तो खुशी की बात है, उनको कुछ करना ही नहीं है, जो है बस यहीं से शुरू करना है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाएगी। थोड़ा सा नहीं है सर ऐसे थोड़ा सा तो देखिए एक ही बता रहा हूँ, समस्या कितनी भी बड़ी हो, बहुत ही छोटी है जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाती, और सॉल्व होने के 50 समस्या रहती ही नहीं। अब आपके सामने विकल्प नहीं है, आप चॉइस नहीं है, अब आपको यही पढ़ना है। और जब ये पढ़ना है तो फिर पढ़ना है। कब से इन्फोर्स हो रहा है? 1 जुलाई। अमेंडमेंट की रिकग्नाइजेशन दिया था। अब ये तो अलग इशू है ना, बट इन्फोर्स हो जाएगा। रूप पर रूप खरीदवा रहा है सरकार, कुछ देता होता। सरकार कैसे नहीं देता है? आपको नया एक्ट दिया, आपको नई जानकारियाँ दी, यूसीसी दे रहे हैं और फिर दे रहे हैं। ऐसा नहीं सिखा दीजिए सरकार के बारे में, तो दे नहीं रहा है। राम मंदिर दिए। हाँ, बहुत कुछ दे रहे हैं सरकार। जैसे सरकार पे नहीं, आप सरकार को क्या दे सकते हैं, आप जनता को क्या दे सकते हैं, आप देश को क्या दे सकते हैं, ये सोचिए। हमेशा ये उम्मीद मत लगाइए कि हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि सरकार की जितनी लायबिलिटी है आपके प्रति, आपकी भी लायबिलिटी है उतनी ही कंट्री के प्रति। और ये भावना से आगे बढ़ी, इंटरव्यू में भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे। चलिए, लास्ट क्लास हम रिक्वेस्ट करते हैं जो लोग एब्सेंट रहते हैं कि कृपया एब्सेंट ना रहें। वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार हम दे देंगे। आप आइए, क्योंकि क्लास का मतलब ये है कि आपके पास जो उस वक्त समस्या है आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं थोड़ी सी डिस्कशन करके। और एक कंटिन्यूएशन में जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि एक दूसरे से सब लिंक्ड है, और इस लिंकिंग को अगर आप ब्रेक करेंगे तो चेन ब्रेक हो जाएगा ना। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का क्या मतलब है? चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसलिए कोशिश कीजिए। खैर ठीक है, कोई बात। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 हम लोग देख चुके थे। यानी हम लोग किस चैप्टर में हैं? रेलिवेंसी चैप्टर 2 पार्ट 2 चैप्टर 2 हम लोग रेलिवेंसी देख रहे थे। इसके तहत हम लोग ने देखा था एक प्रिंसिपल रेस जेस्टे का। रेस जेस्टे के बारे में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसमें क्या कंफ्यूजन थी कि रेस जेस्टे पहले तो यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं, दूसरे रेस जेस्टे अपने आप में क्या क्या चीज़ को समाहित किए हुए हैं? सेक्शन 4, 5, 6, 7 एंड 12, इन सब को कंबाइंड रूप में वो अपने आप में समाहित किए हुए हैं। इसलिए कंफ्यूजन की गुंजाइश बहुत अधिक हो जाती है। तभी तो बिग मोर और प्रोफेसर स्टोन उसके बारे में क्या कहते हैं? इसको हटा देना चाहिए, इतना कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल और कोई टर्मिनोलॉजी है ही नहीं। क्योंकि जैसे ही रजिस्ट्री की बात करते हैं आपको ये पता नहीं है कि आप किस सेक्शन की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या सुविधा है कि हमने उसको सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, लेकिन तब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेक्शंस हैं बिल्कुल ही सेपरेटेड हैं। कई बार आपको ओवरलैपिंग दिखेगी, और ये ओवरलैपिंग इतनी बारीक है कि अगर आपने अंतर नहीं किया तो पता चलेगा कि इसलिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। और कुछ टर्म्स है उसको पहले जान लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसका मतलब कारण और क्या नाम है? एक ठो हेतु या हेतुक।
एक व्यक्ति है जिसने किसी ये ए है, इसने बी को 1 लाख रुपया 6 महीने के लिए उधार दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने एक प्रॉमिस क्या किया था कि जब 6 महीना हो जाएगा या उसके अंदर हम ये पैसा आपको वापस कर देंगे। 6 महीने बीतने के बाद ये व्यक्ति पैसा वापस या तो नहीं करता है या नहीं कर पाने की स्थिति में ए बी के अगेंस्ट में सूट लाता है, यहाँ जो ए ने बी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया, इनमें से किसके तहत फाइल किया? कॉज था, कॉज ऑफ एक्शन था, रीजन था, मोटिव इंटेंशन ऑब्जेक्टिव। कॉज ऑफ एक्शन क्यों? कॉज क्यों नहीं? कारण तो हमने यहाँ लिखा है, और उसका मतलब दूसरी जगह भी अगर हम कारण लिखते हैं, कॉज का मतलब हेतु। देखिए हिंदी टर्मिनोलॉजी में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन जब आप ट्रांसलेशन के पेपर करेंगे तो आपको इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, और जिस वक्त अभी हम लोग आगे सेक्शन में बढ़ेंगे इन सब शब्दों का जिक्र होगा। कारण क्या है वाद लाने का? ब्रिज। कॉन्ट्रैक्ट है, उसने ब्रिज किया, इसलिए कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट हो गया। कारण क्या है? किसने पैसा नहीं दिया। रीजन क्या है? किसने पैसा नहीं दिया। तो कॉज और रीजन में क्या अंतर है? क्यों नहीं दिया? देखिए ये जो रीजन है यह हमेशा कहाँ रहता है? मस्तिष्क में। कैलकुलेशन कहाँ से होता है? मस्तिष्क में, यानी ये इंटरनल फैक्टर है। कॉस्ट तो एक्सटर्नल भी है क्योंकि उसने नहीं दिया, इस वजह से बारीक अंतर है। अंतर को गौर कर लीजिए, समझ लीजिए। मोटिव और इंटेंशन, कई बार कंफ्यूजन यहाँ होगी कि ये हेतु लिखा है यहाँ हेतुक लिखा है, और इस वजह से कंफ्यूजन होगी कि हेतु कौन सा है, हेतुक कौन सा है। सेक्शन 5 या 4 जो भी अपन अभी करेंगे, लास्ट हम लोग कहाँ तक देखे थे? तो 5 जब देखेंगे तो किस टर्म्स का इस्तेमाल हुआ है? रेगुलर है आप लोग के पास ना? क्या चीज का है? हेतु। और सेक्शन 6 में हाँ वही तो बात कर। सेक्शन 5 में हेतुक है, और सेक्शन 6 में हेतु है। अब हम यही बोले ना, अब यही पुरानी वाली इंडियन एविडेंस एक्ट की अब चर्चा नहीं होगी कि बीच बीच में होगी। चलिए कोई बात नहीं। ये जो पुराना आपका सेक्शन 7 था उसकी जगह सेक्शन 5 आया है, सेक्शन 8 की जगह आपको सेक्शन 6 आई है। एक व्यक्ति है, मुस्लिम है, जो गायों की कुर्बानी देने के लिए ले जा रहा है। एक हिंदू उसके गायों को पकड़ लेता है और उससे छुड़ा लेता है, क्योंकि उसके विचार से गौ एक माता है और उसकी कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। ये क्या है? ये इसका मोटिव है या इंटेंशन है? मोटिव।
कैसा? गंगा को प्रदूषित न करें, ये कितना अच्छा ख्याल है। गाय की बलि न दें, ये अच्छा ख्याल है। बकरे की बलि दें, ये भी अच्छा ख्याल है। हिंसा करें, ये अच्छा ख्याल है। जब ऑफेंस होता है, यानी किसी का मर्डर होता है, हम क्या डिसाइड करते हैं? मोटिव या इंटेंशन? इंटेंट। हेतु तो उसको लाभ हो मिलेगा खास करके विषय नहीं, वो हम नहीं कर रहे हैं, वो तो उद्देश्य है। फिर लाभ की बात हम जिस उद्देश्य से ले जा रहे हैं वो इंक्लूसिव, हम यहाँ डिफरेंशिएट करने की बात कर रहे हैं। देखिए, किसी भी ऑफेंस में जब भी बात आएंगी, और खासकर जब मर्डर वगैरह की बातें होंगी, तो वहाँ इंटेंशन देखा जाता है, मोटिव नहीं। इस पहले वाले एपिसोड में उसका इंटेंशन क्या था? ये मोटिव था। तो मोटिव और इंटेंशन में फर्क क्या है? मोटिव वो है, जैसे आप मोटिवेटेड हैं, मोटिवेशन से ही आया है। जब आदमी किसी कार्य को करने के लिए इतना मोटिवेटेड हो जाता है कि उस पे उसके मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं रहता है, तो वो मोटिव है। और कार्य करने के जस्ट पहले की अवस्था, इंटेंशन है। यानी किस मोटिव के तहत उसने गाय को छुड़ाया? उसका ये इंटेंशन था, ये मोटिव था कि गायों की बलि न दी जाए। लेकिन जो एक्ट किया, जो उसके कार्य करने के पहले जस्ट की अवस्था थी, वो उसका इंटेंशन था। इंटेंशन के तहत उसने क्या किया? गाय अगर खरीद के वो ले जा रहा है बलि दिलाने, तो वो उस वक्त गाय का मालिक है, और जब मालिक है तो उसके ऑनरशिप से उसने उसको डिप्राइव किया, और ये एक्ट हुआ उसके इंटेंशन की वजह से। गंगा प्रदूषित न हो, और कोई व्यक्ति सरस्वती पूजा चाहे किसी पूजा के तहत फूल इकट्ठा किया और जाके गंगा जी में डाल दिया, किसी ने देखा और उसने उसका मर्डर कर दिया, क्या होगा? गंगा को प्रदूषित नहीं रखना उसका मोटिव था, मर्डर करना, क्योंकि मर्डर जब भी आएगी फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या है? इंटेंशन टू इंटेंशन टू कॉजिंग डेथ। बात वही है, कॉज एंड डेथ। तो मार डालना वो इंटेंशन है। कब, किस स्थिति, क्या चीज से वो प्रभावित है? मोटिव से। इतना मोटिवेटेड है कि उसके मस्तिष्क पे उसका नियंत्रण नहीं रहा है, और वो जो काम कर रहा है वह उसके जस्ट मतलब एक्ट करने से पहले जो उसके मस्तिष्क और उसके कार्य की जो हाव भाव और जो जिसका नियंत्रण है वो इंटेंशन है। ये बहुत बारीक अंतर है। कई बार आपको लगेगा दोनों एक चीज है, दोनों एक नहीं है। मोटिव इंटेंशन को जन्म देता है, यानी पहले मोटिव आएगा देन इंटेंशन आएगी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, जिस कार्य को करने के लिए जो फल उसको चाहिए वो उसका ऑब्जेक्ट है। ये इसलिए आप देखते होंगे कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, भारतीय न्याय संहिता में देखेंगे 34 और 140। अब तो पता नहीं क्या डिस्कशन हो गई है ना। तो ये अगर आप टर्मिनोलॉजी समझ गए हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल अभी हमने कहा कि एक का सेक्शन 5 में हुआ है, एक का सेक्शन 6 में हुआ है। और ये क्या है? लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 के तहत रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, और रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के तहत हमने सेक्शन 3 में क्या देखा था? किन का साक्ष्य देना है? फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट। आगे कुछ और भी लिखा हुआ था, एंड नो अदर्स, और किसी का नहीं। तो हमारा सारा कंसंट्रेशन किस बात पे? कि कौन सा फैक्ट
इन इशू है और कौन सा रिलेवेंट फैक्ट है। सिर्फ यही चीज़ों का साक्ष्य दिलाएगा। और इसकी कहाँ से कहाँ तक रिलेवेंसी है? सॉरी 3 से लेके 50 तक। 4 से लेके 4 से लेके 50 तक। कल बताया था कि वहाँ 3 में उसने लिखा है इट इन पश्चात ईयर इन आफ्टर डिक्लेयर्ड एज, यानी 4 से 50 तक। Section 5 4 तो हो गया है ना। क्या कारण है कि हम सिर्फ रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू का ही साक्ष्य देना पसंद करेंगे? कोर्ट का टाइम बचेगा। याद कीजिए 3 रूल्स क्या है? द एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट इन इशू। The best evidence must be done and hearsay evidence must not be admitted. यही कॉन्सेप्ट चलेंगे हम लोग। ठीक है। देखिए सेक्शन 5 के तहत जिन चीजों को रेलेवेंट बनाया गया है उसमें पहला क्या है? एक है ओकेजन, सेकंड कॉज, थर्ड इफेक्ट, एंड फोर्थ occasion, author, cause, effect, वस्तुओं की स्थिति जिसके तहत वो अपराध घटित हुआ। ये सेक्शन 4 में किस चीज को रेलेवेंट बनाए थे हम लोग? वो तथ्य जो विवादक तथ्य के पार्ट न होते हुए भी किस चीज से कनेक्टेड है? विवादक तथ्य से इस तरह से कनेक्टेड हैं कि फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, वो रेलेवेंट है। क्या स्थिति थी, कब घटना चाहिए उसे? कोई भी टाइम प्लेस या उसी समय या किसी स्थान उसी स्थान पे या कोई भी समय किसी भी स्थान। होना क्या चाहिए, कंडीशन क्या है? उसी से रिलेटेड यस, ट्रांजैक्शन फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। यहाँ क्या है? यहाँ ऑकेजन है, कॉज है, इफेक्ट है, स्टेट ऑफ थिंग्स है। हमने कितनी चीजों को सेक्शन 5 के तहत रेलेवेंट बनाया? यहाँ तक क्लियर? एक व्यक्ति बाजार गया, अपने पास पैसे लेके गया और वो लूट लिया गया। वो बाजार जाते वक्त लोगों को बताया कि मेरे पास पैसे हैं, उसने जेब से पैसे निकाले, लोग उसको देखें और वो लूट लिया गया। इसमें से क्या लागू होगा? लुटेरे को क्या मिला? अवसर। कैसे पता है कि किसकी जेब में कितना पैसा है? उसको अवसर मिला, कॉज भी मिला, कॉज नहीं मिला। कारण मिला? लूटने का कारण नहीं मिला। हम कॉज ऑफ एक्शन की बात नहीं करें, कॉज की बात करें। कॉज भी मिला, इफेक्ट क्या हुआ?
प्रभाव नोट हो गए। स्टेट ऑफ थिंग्स को आप कैसे समझेंगे कि कैसे है स्टेट ऑफ थिंग्स को? अगर एक व्यक्ति का अपनी पत्नी के अलावा किसी और से भी रिश्ता है और उनके बीच अक्सर इस मैटर पे लड़ाई होती है, बहस होती है। एक दिन वह व्यक्ति पिस्तौल निकाल लेता है, महिला फोन करती है पुलिस को और एड्रेस बताती है, फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। बाद में उस स्त्री की मृत्यु होती है, पुलिस आती है, डेड बॉडी पाती है। हस्बैंड कहता है कि गोली दुर्घटना से चल गई। कौन सा केस है? यस, रेटन वर्सेस क्वीन। बाद में पता चलता है कि इस मिस्टर रेटन का किसी और भी स्त्री से संबंध था। ये सारी चीजें किस चीज को एक्सप्लेन कर रही है? स्टेट ऑफ थिंग्स मतलब वो परिस्थितियां थी जिसके तहत ये गोली चली थी। आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि एक्सीडेंट से पहले कोई भी स्त्री पुलिस को फोन करके बुलाएगी तो मुझे गोली लगने वाली है? एक्सीडेंट तो अनइंटेंशनल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो मारने के लिए ही आया था और इसकी वजह से उसकी हत्या हुई। एक जगह फुटप्रिंट्स मिलते हैं, उसी की जगह ब्लड स्टेन्स भी मिलते हैं। किसी मानव के शरीर का रक्त पाया जाता है। क्या प्रिजम्पशन होगी और प्रेमा फेसी? या तो किसी की हत्या की गई है या कोई इंजर्ड हुआ है। ये दो चीजों की। ब्लड तो शरीर के अंदर रहता है, बाहर निकलने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है? या तो एक्सीडेंट हुई है या किसी ने हत्या किया, या तो उसे चोट लगी है तभी तो खून निकलेगा बाहर। तो उसके बाद फुटप्रिंट मिलता है, कदमों के निशान। ये रेलेवेंट है किस चीज के कंसर्निंग? नहीं, हमें ये बताइए यहां जो लिखा हुआ है। खून का गिरना कब होगा? जब किसी को चोट लगेगी। तो क्या है ये? इफेक्ट है, मारपीट का इफेक्ट है। जमीन पे गुत्थम गुत्थी, फेटाफेटी, क्या है? जमीन पे निशान है। जो लोग लड़ रहे थे वो हवा में तो लड़ेंगे नहीं, तो उनके फुटप्रिंट्स पे मिलेंगे, मारने वाले के और मार खाने वाले के। मारने वाला कुछ कह रहा है, मार खाने वाला भी कुछ कह रहा है। यह रेलेवेंट है किस सेक्शन के तहत? अच्छा, सेक्शन 4 के तहत। यहाँ जब इफेक्ट हुआ, गुत्थम गुत्थी के निशान मिले, फुटप्रिंट्स मिले, ये किस सेक्शन के तहत रेलेवेंट है? यही इसी सेक्शन के, सेक्शन 5 के। सेक्शन 5 के। ओवरलैपिंग दिख रही है आपको? क्योंकि एक ही घटना 2 सेक्शंस के तहत आ रही है। फर्क दिख रहा है आपको? ना, नहीं, कैसे दिख रहा है? हमने क्या कहा था? सेक्शन 4 के लिए क्या जरूरी है? थिंग्स डन एंड सेड। यहाँ बातचीत को हम शामिल कर रहे हैं क्या? गाली गलौज मारपीट की बातें हम शामिल कर रहे हैं? जो पिटा रहा है, जो पीट रहा है, जो पब्लिक कह रही है, उन सब चीजों को हम शामिल नहीं कर रहे। तो ओवरलैपिंग है।
आपको बहुत माइन्यूटली इस चीज़ के फर्क को समझना होगा कि कब कौन सा सेक्शन लेगा। नहीं तो सिंपल आप भी कह सकते हैं रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर में तो कवर हो जा रहा है सब। तो कौन सा सेक्शन कहाँ इस्तेमाल होगा इसका ख्याल रखना है आपको। एक व्यक्ति को विष देना है, विष मतलब पॉइजन। पॉइजन डिफरेंट समय में दिया गया। डिफरेंट समय कितना? 1 जनवरी में, 1 फरवरी में, 1 मार्च में, और तीनों के इफेक्ट की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो ये पॉइजन अपने आप में शरीर पे कुछ तो असर करेगा। पॉइजन का इफेक्ट किस सेक्शन के तहत रेलेवेंट होगा? और पॉइजन का दिया जाना किस सेक्शन के तहत रेलेवेंट होगा? 4। हर को समझ रहे हैं? क्योंकि वो सेम ट्रांजैक्शन की हमने बताया था कि जिसकी एक कोई नाम दी जा सके। जैसे हमने बताया क्राइम हो, सिविल रॉन्ग हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, वो सभी ट्रांजैक्शन है। उसके तहत अगर कोई काम हुआ है तो वो उसके तहत आएगा। हमने इसलिए कहा कि बारीकियों को समझिए, वरना वो ओवरलैपिंग देखेंगे आपके एग्जामिनेशंस में, आपसे गड़बड़ी होगी। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो इलस्ट्रेशंस यहाँ दिए गए हैं आपके बेयर एक्ट में, उसी से सवाल पूछता है। तो आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि इलस्ट्रेशन एक्चुअली किस सेक्शंस का है। वो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और टाइम बिंग, इसलिए कि जब आप बहुत गहराई तक नहीं जाएंगे तो ऐसे में आप समझ जाइए कि किस सेक्शन का है। बाकी अगर गहराई को भी पकड़ लिए तो कोई इशू नहीं है, तब आप खुद ही को एग्जाम में बता देंगे कि क्या है। बाकी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप करेंगे और जब जज पूछेंगे आपसे किस सेक्शन के तहत, बताना पड़ेगा। किस सेक्शन के तहत, सेक्शन 141 कि बताइए अगर ये साबित हो जाता है तो कैसा रेलेवेंट है, फिर आपको बताना। या फिर वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं 168 के तहत, रेलेवेंट इररेलेवेंट, याद है ना। लेकिन जजमेंट क्या चीज पे बेस्ड होगा? और ड्यूली प्रूव्ड, दोनों याद रखिएगा। रेलेवेंट फैक्ट पे और ड्यूली प्रूव्ड, इन्हीं पे बेस्ड होगा जजमेंट। ठीक है, एक इस इलस्ट्रेशन को समझिए। ये कमरा है, इसके बगल में भी है। इस कमरे की खिड़की दरवाजे सब बंद हैं। इसमें एक व्यक्ति है और भी 2 व्यक्ति इस कमरे में हैं। ये डेड पाया जाता है, बी जीवित है। हमने क्या कहा? इस कमरे के खिड़की दरवाजे सब बंद है, ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है, ना बाहर से कोई अंदर जा सकता है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी हो जाए तो आप बताइए किसको कन्विक्ट करें? बी की ए की अननेचुरल डेथ होती है, हत्या हुई। हत्या करने का मतलब है कि मर गया, मर गया तो मारा गया। किसके द्वारा? किसके द्वारा? आपके पास और क्या एविडेंस है यहाँ? उसको मारने का अवसर किसके पास है? ये व्यक्ति मरेगा, जरूरी है। ये फैक्ट रिलेवेंट है सेक्शन 5 के तहत, क्योंकि ओकेजन मिला उसको और कोई एविडेंस आ नहीं रहा है। तो एकमात्र इस आधार पे इसको हम कन्विक्ट कर दें। देखो दाम घूम के नहीं मर सकता है सर। हाँ, दाम घूम के नहीं मर सकता।
तो दोनों मरता ना, एक बेहोश होता फिर। बाद में मरेगा सर। अरे चलिए, इसमें से चींटियां आ जा सकती हैं तो हवा भी आ जा सकती है, यही बात है ना। दम घुटने का मतलब ये है कि आपने बिल्कुल ही उसको चैम्बर बना दिया। ऐसा ही हुआ था, बी को कॉन्विक्ट कर दिया गया और उसको मृत्युदंड दे दिया गया। बाद में पता चला ये जो बगल का ये है, ये लकड़ी का बना हुआ था, इसमें से कुछ लोग आए, यहाँ का तख्ता हटाए, इंजर किए, इसकी हत्या किए, इसी रास्ते से गए, तख्ता लगा के वापस चले। क्या हो गया? जस्टिस हुआ कि जजमेंट हुआ? क्योंकि फैक्ट क्या कह रहा था कि इसको सो अवसर प्राप्त है, इसी ने मारा होगा, ओकेजन रेलेवेंट है, इसको साक्ष्य के तौर पे हम लेंगे, दूसरा कोई एविडेंस है नहीं, कहीं से कोई और साक्ष्य मिला नहीं, वह व्यक्ति मारा पाया गया, तो ये इनोसेंट व्यक्ति गया काम से। तो आपको क्या लगा कि ये जो हम रेलेवेंसी का चैप्टर दे रखे हैं, ये क्या कंक्लूसिव प्रूफ है? ये प्रूफ बनता है? ये किस चीज की इजाजत देता है कि हम सिर्फ साक्ष्य किन चीजों का लेंगे? सेक्शन 3 याद कीजिए, या तो रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू, इसका ही एविडेंस लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो सेक्शन 5 के तहत हमने किन किन चीज को रेलेवेंसी के तौर पे देखो। एक व्यक्ति है जिसको हमको पता है कि वो थोड़ी देर में आएगा, यहाँ बेसिन पे पानी पिएगा, बेसिन के नल में हम जहर मिला देते हैं, उस व्यक्ति अपने रूटीन वर्क में आता है, पानी पीता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये क्या है? ओकेजन है। किसको पता है? उस व्यक्ति का चाल चलन कि वो इसी तरीके से आता है, पानी पीता है, चला जाता है। आपके हाईकोर्ट में बहुत सारी जगह लगे हुए हैं ना पानी पीने वाले, और लोग क्या करते हैं, गिलास उठाए डाले, पानी पी लिया। हमें पता है वकील साहब आएंगे थोड़ी देर में, पानी पिएंगे, हम ही ऑफर कर लीजिए पीजिए। क्या होगा? किसको ओकेजन मिला? एक टर्म से क्या है? एल्सवेयर। क्या है? अन्यत्र उपस्थिति। मतलब घटना के वक्त वह व्यक्ति घटना स्थल पे मौजूद ही नहीं था। जब मौजूद नहीं था तो वो हत्या या कोई भी ऑफेंस कर ही नहीं सकता है। मौजूद होने का मतलब क्या है? फिजिकल प्रेजेंस। और अगर हम सेक्शन 5 की कंसर्निंग बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं? उसको अपराध करना है तो उसको मौजूद होना पड़ेगा घटनास्थल पे, और घटनास्थल पे जब मौजूद होगा तो उसको क्या मिला? यानी प्ली ऑफ एलिबाई किस सेक्शन के तहत रिलेवेंट है? सेक्शन, फिलहाल के लिए सेक्शन 5, आगे भी बताएंगे। ये सब आपसे पूछते हैं प्रश्न में, ठीक है? कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन के सेंस लिए हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जिस वक्त हम लोग सेम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे थे सेक्शन 4 के तहत, आपके लिए ड्यूटी यह है कि आप उसको डिफरेंशिएट कर सके डिफरेंट सेक्शंस में, क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन घटना तो एक ही घट रही है ना, मर्डर हुआ। अब इसको ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, पीट रहा है, बदतम गुत्ती हो रही है, फेटाफेटी चल रही है, गाली गलौज हो रहा है, चीख चिल्लाहट सब हो रही है। कौन सा पार्ट
सेक्शन 4 के तहत रिलेवेंट होगा, कौन सा पार्ट सेक्शन 5 के तहत रिलेवेंट होगा, आप हमें बताइए। सर चीख चिल्ला रहा है, ये सेक्शन 4 में आ जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो कर रहा है, मारपीट भी आ जाएगा। और यहाँ मारपीट का इफेक्ट क्या हुआ, वो जो जमीन पे निशान बने, वो जो फुटप्रिंट्स मिले, वो सब किस सेक्शन में आ जाएंगे? 5 में। सेक्शन 5 में आ जाएंगे। फुटप्रिंट किस तरीके का एविडेंस है? इतनी बड़ी गलती करेंगे? एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं? बहुत। नहीं, आपके जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो एविडेंस की परिभाषा दी गई है, उसने कितने टाइप के एविडेंस बताए? 2 तरह के, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। क्लास में हम डिस्कस करते वक्त इस बात पे चर्चा किए थे कि कुछ ऐसे भी एविडेंसेस हैं जो इन दोनों में नहीं आते हैं। यानी एविडेंस की परिभाषा पढ़ते वक्त हमें किस चीज की परिभाषा का और हेल्प लेना पड़ रहा था? प्रूव्ड का, तब ना मैटर बिफोर द कोर्ट, उसमें ये मटेरियल एविडेंस है। फुटप्रिंट मटेरियल एविडेंस है। आप कहेंगे कि फोटो खींच के हमने प्रस्तुत कर दिया, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अदरवाइज ये मटेरियल एविडेंस है। खून से रंगा हुआ कपड़ा, ये किस एविडेंस है? सर अब बंदूक किस तरीके का एविडेंस है? चक्कू किस तरह का एविडेंस है? सब मटेरियल एविडेंस है। यानी ना ओरल है ना डॉक्यूमेंट्री है। अगर फोटो खींच दिया देन वो वीडियो बन गया, देन वो समझ रहे हो? देखिए, उसके इलस्ट्रेशन को थोड़ा सा समझ लीजिए। क्वेश्चन वही है, 3 इलस्ट्रेशन से जिसको हम चर्चा कर चुके हैं। The question is whether a robbed B, the fact that shortly before the robbery, B went to a fair with money in his possession and that he showed it or mentioned the fact that he had it to the third person are relevant. किस वजह से? कहीं वो बता दिया मैं पैसा। ऐसा है, इसने अवसर प्रदान किया। The question whether A murdered B, mark on the ground produced by the struggle at or near the place where the murder was committed are रेलिवेंट। the question whether A poisoned B, the state of B's health, हमने बोला ना state of thing, यानी कि उस जहर से पहले, जहर देने से पहले उसकी स्थिति क्या थी, जहर का इफेक्ट कैसा होता, क्यों 3-3 महीने का डोज ही हमें देना है, इन सभी चीजों की ये भी रेलेवेंट फैक्ट है। Before the symptoms ascribed to poison and habits of B known to A, यानी B की हैबिट A के ज्ञान में है कि वो किस वक्त क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे उठेगा, कहाँ जाएगा, कौन सी पार्टी में जाएगा, कौन सी आइसक्रीम उसको पसंद है, कौन सा सिगरेट उसको पसंद है, ये सब चीजें अगर उसकी जानकारी में है और उसके तहत वो पॉइजन देता है, it's referred to opportunity for the administration of poison are relevant fact. ये सब के सब relevant fact. कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए सेक्शन 6 को देखिए, इसमें किस किस चीजों को रेलेवेंट उसने घोषित कर रखा है। तो ये सेक्शन, हाँ सेक्शन 6 ये क्या करता है? इसने पहला घोषित किया मोटिव, दूसरा प्रिपरेशन, थर्ड कंडक्ट, कंडक्ट में 2 प्रीवियस और सब्सिक्वेंट।
मोटिव हमने कहा कि कंक्लूसिव एविडेंस है कि रेलेवेंट फैक्ट है? रेलेवेंट है। इसका मतलब क्या हो? मेरे सवाल पूछने का क्या मतलब हो? अगर किसी मामले में, किसी हत्या में मोटिव नहीं मिल रही, किस वजह से मारा गया, क्या कारण था, क्यों मारा, किसी से दुश्मनी थी, क्या हो सकता है, ये सब की चीज के जवाब हमें नहीं। तो क्या एक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं? नहीं। क्यों? इंटेंशन एक व्यक्ति का मर्डर हुआ है, तो मर्डर के देखिए होता क्या है ना कि जब क्रिमिनल लॉ होता है उसमें आपको जो ऑफेंस को डिफाइन किया जाता है उसके इंग्रेडिएंट को आपको फुलफिल करना होता है। मोटिव क्या है? ये कौन सा फैक्टर है? इंटरनल साइकोलॉजिकल फैक्ट। यस दो एक तरह के फैक्टर होंगे ना, यस फिजिकल और साइकोलॉजिकल। ये इंटरनल फैक्टर। इसको प्रूव कैसे करेंगे? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ये तो अंदर की बात है, आपके अंदर क्या चल रहा है, किसी के अंदर क्या चल रहा है, प्रूव कैसे करेंगे? consequences हमने मोटिव को रेलिवेंट माना है। जब अपराध को प्रूव करना होता है तो या तो हमें डायरेक्ट एविडेंसेस मिलते हैं या सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मिलते हैं। डायरेक्ट एविडेंस आप समझ रहे हैं किसको कहते हैं? जो जिसने देखा है, जो परसीव किया है खुद उसके एविडेंस को। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस चेन ऑफ इवेंट। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डायरेक्ट एविडेंस है कि इनडायरेक्ट एविडेंस है? पुरानी क्लास सब भूलते जा रहे हैं। क्या है? यस ऋषि, क्यों है डायरेक्ट? वेरी गुड। देखिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्रूव ही होता है, एक चेन होती है एविडेंस की जो भी आपको मिला। जैसे हमने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था क्या कि एक महिला संध्या के वक्त किसी बालिका के साथ जा रही है, ये एक फैक्ट है। कुछ समय पश्चात सूर्यास्त के बाद वो अकेले लौट रही, लौटते वक्त उसके शरीर पे ब्लड स्टेन्स हैं और घबराई हुई है बेचारी। उस लड़की ने जो गहने या बाली पहनी थी वो उसके पोजीशन से प्राप्त हुए, और फिर जब उसे पूछा गया तो जहाँ कुछ और भी चीज़ों की बरामदगी हुई। ये कितने सारे फैक्ट हैं, ये सब चेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या किसी एक चेन से एक महिला एक छोटी सी बालिका के साथ जा रही है, कोई अपराध घटित हुआ? नो सर। एक महिला वापस लौट रही, कोई अपराध घटित हुआ? उसके पास किसी चेन की बरामदगी, कोई अपराध घटित हुआ? नहीं हुआ। तो जब डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं मिलते हैं तो वैसे स्थिति में हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का सहारा लेते हैं। और वैसे स्थिति में हमारी जो पॉलिसी है उसको सबसे पहले क्या चीज़ होना चाहिए कि चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए। प्रत्येक चेन को हमें एस्टेब्लिश करना होगा, यस, ड्यूली प्रूव करना होगा। और वो कैसे होगा? एक महिला जा रही थी एक छोटी सी बालिका के साथ, ये तो किसी ने देखा होगा ना। तो जिसने देखा है उसका एविडेंस लेंगे। तो जिसने देखा है उसने एविडेंस दिया, ये कौन सा एविडेंस है? सारे एविडेंस को प्रूव करने के लिए वही चीज अपनाएंगे। इसलिए फाइनली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस विल बी इनडायरेक्ट एविडेंस नहीं।
इसलिए ऐसा नहीं समझिएगा कि डायरेक्ट है तो दूसरा इनडायरेक्ट। ये सब के सब प्रूफ करते हैं डायरेक्ट एविडेंस के थ्रू, इसलिए ये डायरेक्ट एविडेंस है। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आ रहे हैं आपके पास, तो एक तो हुआ कि प्रत्येक एक व्यक्ति है जिसकी साबित हो गई सब कुछ। मोटिव का मतलब क्या हुआ आप जानते हैं, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा किए हैं मोटिव के कंसर्निंग कि मोटिव को हम क्रिमिनल मामलों में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जरूरी क्या होता है हमारे लिए? इंटेंशन। इंटेंशन प्रूफ हो गया, मोटिव नहीं प्रूफ हुआ, तो क्या अभियुक्त को हम बरी कर दें? चुनीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें एक व्यक्ति को सपने में ये ख्याल आता है कि उसके चाचा ने अपनी सारी संपत्ति उसको अपने नाम कर दी है। फिर सपना में वो आगे देखता है, ये सब देखिए ड्रीम में चल रहा है, सपने में वो आगे देखता है कि चाचा ने शादी कर ली, चाचा का बच्चा हुआ और अब प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल रही है। उसने जब उसका सपना टूटा तो वो अपने उस प्रॉपर्टी को अपने नाम कराने के लिए बहुत भागदौड़ कर तो पहले से ही था, लेकिन उसका सपना उस पर इतना इफेक्टिव था कि उसने सोचा कि प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाएगी और उसने चाचा की हत्या कर दी। इसमें मोटिव क्या है? प्रॉपर्टी पे ऑनरशिप लेना, क्योंकि ट्रांसफर हो जाती तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाता, और इस वजह से उसने क्या किया? मार दिया। मोटिव क्या है? ये रेलेवेंट है किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 6 के तहत ये रेलेवेंट है, तो क्या इसके आधार पे हम उसको कन्विक्ट कर दें? एक चीज मान लीजिए, हमेशा लिख लीजिए, नाहर सिंह वर्सेस नाहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी हरियाणा, देख लीजिए। उसमें कहा गया कि जब डायरेक्ट एविडेंसेस और बाकी चीजों से ऑफेंस कंस्टिट्यूट हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है, देन मोटिव की कोई जरूरत नहीं। और मोटिव का नहीं होना अभियोजन के कहानी को असफल करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। आर वर्सेज रिचर्डसन, इसमें एक प्रेग्नेंट लड़की की हत्या हो गई। जो व्यक्ति अभियुक्त था उसका उसे प्रेम प्रसंग था और उस लड़की के घर में उसी का बच्चा था। उस लड़की को मारने के पीछे कारण ऑनर किलिंग समझते हैं? यस। ऑनर किलिंग के पीछे मोटिव क्या होता है? इज्जत, समाज का समाज का इज्जत जुड़ी है, उनके निगाह में जो उनकी इज्जत है वो बनी रहे, इस तरह की बात है। तो मोटिव के कंसर्निंग एक बात समझ लीजिए कि मोटिव प्रत्येक मामलों में जरूरी नहीं होता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी तो हो सकती हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, सिर्फ उसके आधार पर आ रहे हैं, तो वैसे स्थिति में मोटिव एक चेन का काम करता है, वहाँ मोटिव प्रूव करना पड़ेगा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के कंसर्निंग। जहाँ डायरेक्ट एविडेंसेस आ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या प्रत्येक ऑफेंस को डायरेक्ट एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है? नहीं। तो वैसे स्थिति में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जरूरत पड़ती है, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में मोटिव को प्रूव करना तब जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो एक चेन को एस्टेब्लिश कर देता है मोटिव। और हमने क्या कहा कि चेन ब्रेक, ठीक है। कोई सवाल हो तो पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रिपरेशन सेकंड इसका तैयारी। हमें किसी व्यक्ति को मारना है
तो हम क्या तैयारी करेंगे? जो भी सामान जरूरत होगा, गोली बंदूक। तैयारी कितने तरह की होगी? नॉलेज लेना उसका, एक तो अपराध करने के पहले की तैयारी, उसके बाद बचने की तैयारी, दोनों तैयारियां होंगी तब ना। यस सर। तो अपराध होने के पहले की तैयारी में क्या करेंगे? जो भी जरूरत है, मतलब हमको किस तरीके से मारना है, कैसे मारना है, क्या सामान ले। तो बाजार से किसी के घर में आग लगाना है तो क्या लेंगे सबसे पहले? माचिस नहीं, ठीक है, किरासन तेल, माचिस। किरासन तेल से जल जाएगा, मतलब जो भी है, जो भी जल सके वो सामान। किसी का मर्डर करना है, क्या लेंगे? किस टाइप से करें शुरू करें? हाँ, बताइए क्या क्या ख्याल आ रहे हैं आप लोग के? क्या सर? किसी का मर्डर करना है हाँ, तो क्या क्या तैयारी करें? तकिया काफी है। तकिया की तो जरूरी है ना कि आप उससे स्ट्रांग हो। राहुल महाराज कहीं वो उल्टे तकिया दबा दिया आपको तो पता चला कि। सेल्फ डिफेंस में। तो जो जनरल होता है क्या होगा? चाकू लेंगे, रस्सी लेंगे, जो भी तैयारी आप करेंगे। भागने, उससे बचने के लिए क्या क्या तैयारी करेंगे? अपने पक्ष में एविडेंस तैयार करेंगे कि मैं यहाँ था ही नहीं, मेरा मोबाइल लेके तुम दिल्ली चले जाओ। हाँ, मतलब जो चीजें हैं, हाँ, दस्ताना, ग्लव्स वगैरह सब पहनेंगे आप। मतलब वो सारी की सारी क्या है? प्रिपरेशन है। जहर देना हो तो जहर ले लेंगे। हमें एक बात बताइए, सारी तैयारी कर लिया और थोड़ा देर में बोला कि छोड़ो, क्या मारना है, क्या मर्डर से करेंगे, बेकार पुलिस पकड़ लेगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो आपकी तैयारी एग्जीक्यूशन स्तर पे पहुंची क्या? नो। जो क्राइम का है वो कितने इंग्रेडिएंट में बटा हुआ है? इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड एग्जीक्यूशन, ये है। तो हम किस स्टेज में हैं अभी? प्रिपरेशन। क्या प्रिपरेशन स्टेज ऑफेंस है? सर कहीं दो जगह। कहीं कहीं है, सब जगह नहीं है। कारण क्या है इसका? जैसे मान लीजिए हमने मारने के लिए जहर खोला, पुलिस ने पकड़ लिया जहर, अब हम कह रहे हैं कि हम चूहा मारने के लिए करते थे। स्टेटमेंट बदल गई। ये भी हो सकता है कि हम जहर लाएं, कल नाले में बहा दिए, हमारा इरादा बदल गया, मर्डर नहीं करना है। लेकिन इससे साबित क्या हुआ? जब प्रिपरेशन को हमने ऑफेंस नहीं बनाया, कुछ एक्सेप्शनल मामला को छोड़ के, तो इससे साबित क्या होता है? इससे साबित ये होता है कि अगर कोई घटना घटी है, ठीक है, आपने अपराध नहीं किया, अलग इशू है, लेकिन जैसे ही अपराध हो गया तो यह वही व्यक्ति क्या होगा जिसने इसकी तैयारी कर रखी है। और ये कहना किस चीज को प्रमाणित कर रहा है? उस व्यक्ति के इंटेंशन, क्योंकि वह व्यक्ति मारना चाहता था तभी वो सारी तैयारियां कर रहा था। वो व्यक्ति आग लगाना चाहता था तभी वो सारी तैयारियां कर रहा था। तो वैसे स्थिति में इंटेंशन क्या हो जाएगा? रेलेवेंट हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रेलेवेंसी देखते हैं। और ये किसके तहत होगी? कौन सेक्शन के तहत? सेक्शन 6। ठीक है। बाकी इसका एविडेंटिव वैल्यू, प्रिपरेशन का एविडेंटिव वैल्यू क्या है? सिर्फ इतना कि इंटेंशन प्रूव करेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा? वही व्यक्ति मारेगा ना जो तैयारी कर रहा था, वही व्यक्ति आग लगाएगा ना जिसने माचिस कर दी थी। इसलिए एविडेंटिव वैल्यू है कि इंटेंशन प्रूव करने में हेल्प करता है। इसका मतलब है कोई काम एक्सीडेंटल नहीं हुआ है, वो शुरू से इस चीज की तैयारी कर रहा था। हाँ, ऐसा भी होता है। प्रिपरेशन कोई कर, अब हम लोग अबेटमेंट देखे हैं ना, वहाँ कोई और भी करता है। कॉन्स्पिरेसी में प्रिपरेशन कहीं और भी कराया जाता है, करवाया किसी और से जाता है, लेकिन सबके सब क्या है? ठीक है। तैयारी कर रहा था, दूसरा व्यक्ति सुन लिया, उसका मन बदल गया,
दूसरे भी तो उसका बात सुन के उसको हाँ ठीक है, तो जिस वक्त जिस पर एक्यूजिशन जिस पे होगा उसके कंसर्निंग जो एविडेंसेस आएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वो व्यक्ति तैयारी कर रहा था, उसका मन बदल गया, उसके भी एक्यूजिशन है, लेकिन जो एविडेंसेस आ रहे हैं, एविडेंसेस किस तरह के, स्पॉट पे गया होगा तो वो व्यक्ति जाएगा जो उसको मारना चाहेगा, तो फुटप्रिंट्स उसके मिलेंगे, बाकी चीज़ें कैमरा होगी तो वो व्यक्ति दिखेगा। तो ठीक है, एक्विजिशन हो सकता है, वो अजय को एक्यूज हो सकता है, बट वो एकम्प्लिस हो ये जरूरी नहीं। वो सह अभियुक्त हो सकता है, सह अपराधी हो यह जरूरी नहीं, क्योंकि क्या है क्रिमिनल की लॉ के प्रिजम्पशन, बियॉन्ड ऑल रीजन ऑल रीजनेबल डाउट उसे प्रूव करना। ठीक है, ये प्रिपेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं है कि इसके पास मिल गया, इसके पास सब चीज है, तो चलिए हमने 41% प्रूव कर दिया, आप 39 पे हैं, तो अब इनको सजा दे दीजिए। वो कहाँ लागू होता है? सिविल लॉ। ठीक है, थर्ड है कंडक्ट। कंडक्ट भी किस तरीके का, प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। प्रीवियस कंडक्ट में क्या आएगा, कंडक्ट को पहले हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है कंडक्ट, आचरण, किसको कहेंगे कि ये कंडक्ट है? यहां से बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए, क्योंकि यहां मामला थोड़ा सा गंभीर होने वाला है। कोई कार्य कर रहे हैं तो उसकी एक सीरीज होगी, किसी को मारे हैं अगर जानबूझ के या हत्या की है, उससे पहले की कुछ घटनाएं घटी होंगी, इसलिए इसने दोनों बात कही है, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। प्रीवियस कंडक्ट में क्या आएगा, कभी कोई धमकी दिया गया होगा, कोई मुकदमेबाजी चल रही होगी, ये सब चीजें हो रही होंगी, कोई तो रीजन रहा होगा जिसकी वजह से आप उसको मारना चाह रहे हैं, तो आपका धमकी देना किस तरह का कंडक्ट है? प्रीवियस कंडक्ट है। हत्या के बाद भाग जाना सब्सिक्वेंट कंडक्ट सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। हत्या के बाद छुप जाना, सब्सिक्वेंट हत्या करने के बाद नहीं भागना। फर्क समझ रहे हैं? एक लूट और डकैती के साथ हत्या हुई, उसने जितने भी घर के सदस्य के लोग थे सबको मार डाला, कोई गवाही नहीं बचा, और वो व्यक्ति भागेगा कि रहेगा? क्यों? मार दिए, क्योंकि उसको पता है ना कि अब मेरे अगेंस्ट में कोई एविडेंस आएगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हर वक्त भाग जाना ही इस बात को प्रमाणित करता है कि वो अपराधी है। एक बार सब ऐसा मामला देखे थे, इन्फॉर्मेंट बन गया था। हाँ, ऐसा भी होता है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी इन्फॉर्मेंट बन जाता है और वो सामान भी बरामद करवा देता है, उन सब चीज़ों में। लेकिन हम तब देखेंगे, इसलिए बोले कि कंडक्ट का मामला आ गया है, अब जरा अलर्ट हो जाइए। ये प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट हम लोग देख रहे हैं। ये कंडक्ट के कंसर्निंग इसे जो कह रहा है, अब उसको जरा ध्यान से देखिए। इसने दो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। पहली बात कि कंडक्ट किसका, पार्टीज। अगर पार्टीज की बात करें, एक आएगा सिविल मामला, दूसरा तो किसका, सिविल में प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, उसके रिप्रेजेंटेटिव। किसके कंडक्ट की बात हो रही है? प्लेंटिफ, डिफेंडेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव। क्रिमिनल में accused और victim। इनके कंडक्ट ये क्या कर रहा है? The conduct of any party
और एनी एजेंट जिसको हमने रिप्रेजेंटेटिव कहा, वो क्या है? एजेंट है उसका? नहीं है। नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल डिफरेंट चीज है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की परिभाषा कहाँ दी गई है? और लीगल एक चीज समझ लीजिए, एजेंट दूसरा चीज है। आपका आप एडवोकेट हैं, आप अपने क्लाइंट के एजेंट हैं या लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, जो मृतक की संपदा पे अपना हक जताता है। तो क्लाइंट आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाइएगा तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। आप एजेंट हैं, आप उसके प्रतिनिधि हैं, आप बहुत अधिक बोलते हैं इसलिए अधिवक्ता हैं, नहीं मतलब आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, उसके केस को, लीगल केस को। टू सूट और प्रोसीडिंग, हमने कहा था सूट की बात आएगी तो किसकी, और प्रोसीडिंग क्या कहता है? एनी पर्सन एन ऑफेंस अगेंस्ट होम इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग इज रिलेवेंट इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंस और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट इन इशू or relevant fact whether it was previous or subsequent to, यानी conduct दो तरीके का, या तो previous या subsequent। कौन लोग का conduct? तो दोनों मामले में, सिविल मामलों में, क्रिमिनल मामलों में इन लोगों का conduct क्यों relevant है? हाँ, तो कंडक्ट से क्या साबित करेंगे? केस का नेचर क्या है? नहीं, केस का नेचर तो शुरू में जब आप फाइल करते हैं उसको पता चल जाता है कि सिविल कर रहे हैं कि क्रिमिनल कर रहे हैं, वो तो एक अलग इशू है ना। जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ आपको देने की जरूरत है, इसलिए दो एक्सप्लेनेशन लिख रखे हैं। और क्या कहता है? कहता है कि कंडक्ट में स्टेटमेंट शामिल नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं कहा है, आगे भी कुछ कहा है। तीनों सामने है। क्या बता रहे? इसे तो बोले, इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि वो आपको ओवरलैप नहीं करे, आप लोग आराम से डिफरेंशिएट कर सके प्रीवियस सेक्शंस को, अभी वाले सेक्शंस को, उसको। द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन, किसी और सेक्शन की बात नहीं कर रहा है। जब आप कंडक्ट के रिलेवेंसी की बात करेंगे सेक्शन के तहत, डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स। आगे क्या कहा? क्या क्वालिफिकेशन इसमें जुट जाएगी तो ये रिलेवेंट हो जाएगा? Accompanies, explain. Unless those statements accompanies and explain acts other than statement. इसके साथ क्या होना चाहिए? वो जो घटना है उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। सिंपल स्टेटमेंट है, याद कीजिए प्रीवियस क्लास में क्या कहा था? एक लड़की का रेप हुआ, रेप होने के बाद वो घर जाती है, अपने माँ को बताती है कि मेरा रेप हुआ है। हमने क्या कहा था? ये रेलेवेंट है? क्यों कहा था कि रेलेवेंट नहीं है? वो फैब्रिकेट कर सकते हैं evidence। घटना के बारे में ये पता है किसने किया। ये कोई मतलब है? फैब्रिकेट कर दिया evidence को इसीलिए। ये देखिए क्या है, फर्क इसलिए बोले कि थोड़ा फर्क को समझिए, नहीं तो सब ओवरलैप हो जाएगा। ये
और दूसरा क्या कहा था विनोद वाले मामले में कि वो बस रेप किया, गला घोट के मार डाला, लोगों ने पकड़ा, उसने माफी मांगी, कहा कि मेरी पहली भूल है, मुझे क्षमा कर दीजिए, वो रेलेवेंट था। क्या फर्क आ गया दोनों में? वहाँ फैब्रिकेट कर सकते थे, यहाँ फैब्रिकेट नहीं। ये कह रहे हैं कि पहले वाले एपिसोड में माँ के सामने फैब्रिकेट कर सकती थी क्योंकि उसे समय मिल गया। दूसरे मामले में एक्यूज्ड उसी वक्त स्पॉट पे पकड़ा गया, उसे फैब्रिकेशन का समय नहीं मिला, इसलिए वो रेलेवेंट है। किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 4 के तहत वो रेलेवेंट है। बात को समझ रहे हैं? तो अब यहाँ बताइए क्या स्थिति है। ये कहता है कि बेयर स्टेटमेंट नहीं आएगा, लेकिन स्टेटमेंट में अगर उस एक्ट का एक्सप्लेनेशन है तो वो कंडक्ट में आ जाएगा। यही है ना? पढ़िए। और साथ ही साथ एक चीज और भी कर दिया है, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट द रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर एनी अदर सेक्शंस ऑफ दिस अधिनियम। किसी और अधिनियम के तहत अगर ये स्टेटमेंट रेलेवेंट है तो उस पर यह प्रभाव एक्सप्लेनेशन नहीं डालेगा। यानी इसकी सीमा कहां तक है? इसी सेक्शन इसी सेक्शन तक। यानी कि स्टेटमेंट को कंडक्ट होने के लिए किस क्वालिफिकेशन से गुजरना होगा? उसका एक्सप्लेनेशन बताना होगा, उसको उस एक्ट का एक्सप्लेनेशन बताना होगा। बस इतनी सी बात। वो तो मम्मी को बता रही थी, फिर भी वो रेलेवेंट नहीं था। उसमें टाइम भी देखा है, कितना गैपिंग है। और मान लीजिए चली गई थाना, FIR लॉन्च करवाई। एक घटना हो सकती है कि FIR लॉन्च करवा रही है मम्मी के साथ, तो अब क्या करें? ये तो कंप्लेंट कर रही है। कंप्लेंट किससे किया जा सकता है? लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी, इनका कहना है लीगल अथॉरिटी। सिर्फ लीगल अथॉरिटी से क्यों? कंप्लेंट के पीछे पर्पस क्या होता है? ताकि उसको रेमेडी मिले, विक्टिम को रेमेडी मिले, एक्यूज्ड को पनिशमेंट मिले। पनिशमेंट मिले, इसलिए हम कंप्लेंट करते हैं। तो कंप्लेंट किससे कर सकते हैं फिर? स्टेट। एक घर में एक नौकरानी है जिसके साथ अटेम्प्ट टू रेप हुआ है। वो घर के मालिकिन से शिकायत करती है, ये कंप्लेंट है। यस सर। है सर। आर्ट वर्सेस लिलीमैन, ये जजमेंट है जिसमें कहा गया कि वो कंप्लेंट सही किया जा सकता है। इसमें अपनी मम्मी से तो फिर हाँ, बता रहे। आर वर्सेस लिलीमैन, मैन। लिलीमैन। तो यहाँ पे कंपनसेशन दिया गया था उसका। नहीं, कोई कंपनसेशन की बात नहीं हो रही है। हमने कहा कि कंप्लेंट के पीछे पर्पस क्या है कि आप उसको, जो एक्यूज्ड है उसको पनिशमेंट दिलवाएं और जो विक्टिम है उसको इंसाफ मिले, जस्टिस मिले। घर में नौकरानी के साथ हुए बलात्कार या उसकी कोशिश पे पहले ये अलग बात है कि वो ऐसा नहीं है कि उसने मालकिन से कहा तो पुलिस में नहीं जा सकती, लेकिन क्या मालकिन से कहना कंप्लेंट है कि नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं। मालकिन से अगर कही मालकिन इंसाफ परस्त हुई तो वह क्या करेगी? नहीं, जिसने उसके साथ अटेम्प्ट किया मालिक उसका लड़का ही है, क्या पनिशमेंट करेगी? इसकी से शादी करवा देते हैं। ये भी हो सकता है, कई बार नहीं होता है रेप विक्टिम का उसी के साथ, या फिर उसे कहे कि छोड़ो बात को यहीं दबा दो, पैसा वैसा रख लो, क्यों घर की इज्जत बाहर निकाल रहे हो? तो वो वापस कहाँ जाएगी?
रजिस्ट्रेशन। तो इस बीच इसको समय लगेगा कि नहीं? तो घर जाते जाते, पुलिस थाना जाते जाते लड़के को भी, उसके बाबूजी को भी, उसके दादाजी को भी सबको समेट ली तो नया मिर्जापुर शुरू हो जाएगा। हाँ? तो क्या होना चाहिए जिस वजह से मम्मी के कंप्लेंट को कंप्लेंट नहीं माना गया? क्यों? तो उसके पीछे रीजन क्या था? देखिए कहानी को समझिए। वो मामी अब ट्विस्ट कर सकी थी कहानी को सर। इसके लास्ट इलस्ट्रेशन को देखिए। The question is लास्ट इलस्ट्रेशन के पहले वाले इलस्ट्रेशन को the question whether A was raped. The fact that shortly after the alleged rape, he made a complaint related to the crime, the circumstances under which and the terms in which the complaint was made are relevant. The fact that without making a complaint, he said that he had been raped is not relevant. बात समझ रहे हैं? यानी इसको रेलेवेंट होने के लिए क्वालिफिकेशन और क्या होनी चाहिए? घटना को तो बता ही रही है, साथ ही साथ कंप्लेंट होना चाहिए। यह शिकायत होनी चाहिए, परिवाद होना चाहिए, अदरवाइज वो रेलेवेंट नहीं होगा। साथ ही इसमें हमने क्या कहा था कि सिर्फ इस सेक्शंस के कंसर्निंग स्टेटमेंट को इसने शामिल किया है। कहीं दूसरी जगह रेलेवेंट हुआ तो उसने कहा और उसकी मृत्यु हो गई, डायरेक्ट डिक्लेरेशन yes sir. वहां हो जाएगा। जिन लोगों से कहा वो उसके साक्ष्य को कोरोबरेट करेंगे या फिर कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, तो स्टेटमेंट हो जाएगा। 160 के तहत क्या होता है? कोरोबरेट होता है कि कॉन्ट्राडिक्ट होता है? कभी हम लोग बताए नहीं है, इसलिए पूछना ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग जानते हैं उनसे पूछ रहे हैं। यानी कि बाकी जगह वो रिलेवेंट हो जाएगा, इस जगह नहीं होगा अगर कंप्लेंट नहीं किया गया है तो। अब इस बारीकी को समझिए आप। स्टेटमेंट कंप्लेंट कंडक्ट नहीं है। कब है? जब एक्सप्लेनेशन के साथ हो और साथ ही साथ कंप्लेंट। यहाँ तक क्लियर है? हाँ बताओ सर। और अगर कंप्लेंट नहीं है इस सेक्शन के तहत तो रेलेवेंट नहीं है। नो सर। बट अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो डायरेक्ट डिक्लेरेशन के तहत रेलेवेंट हो जाएगा, यस। या फिर 160 के तहत जब उसको कोरोबरेट करना होगा वैसी स्थिति में रेलेवेंट हो जाएगा स्टेटमेंट को। क्योंकि हुआ क्या, क्योंकि जैसे ही वो अपनी बात बता रही है, किसी से कह रही है, हमने पहले वाले, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। जब पहले वाले मामले में अपनी मम्मी को कही, वो कंप्लेंट था कि नहीं था? यस सर। नहीं था। क्योंकि अभी तक आप लोग ये नहीं समझे ना कि कंप्लेंट होने के लिए किसको कंप्लेंट करना चाहिए? मास्टर या हेड ऑफ द फैमिली, गार्जियन, उस लड़की के गार्जियन। मे बी किसी से भी ऑब्वियसली जो हो सकता है। तो या तो ये मदर फादर किसी से कहे। दूसरा, अभी हम लोग देखें लिली मैन वाले मैटर में, वो भी एक कंप्लेंट था। वो कैसे कंप्लेंट कर रही थी? घर की मालकिन से। तो कोई भी अथॉरिटी हो या फिर अगर आप एफआईआर करते हैं वैसी स्थिति में
FIR करें तो वहाँ पे भी कंप्लेंट हाँ, क्योंकि वहां तो आप FIR करने का मतलब ही है कि आप कॉपरेट कर रहे हैं। अब रह गई बात कि हमने पहले मामले में इसको क्यों नहीं किया था, क्योंकि फैब्रिकेशन के चांसेस थे थे। यस FIR में फैब्रिकेशन के चांसेस हो सकते हैं, यस सर हो सकते हैं, यस सर लेकिन क्या चीज पूरा हो गया? स्टेटमेंट एक्ट, तो ये कंडक्ट हो गया इसका। अब फर्क को समझ रहे हैं? यस इसलिए बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में आपने देखा होगा कि रेप विक्टिम अगर डिले होता है तो उसके पीछे जेन्युइन रीजन अगर एक्सप्लेन कर दिया जाए तो ऐसे में FIR नहीं लॉस तो होगा ही, उसको सस्पिशियस निगाह से नहीं देखेंगे कि उसका कारण है कि होता क्या है कि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें घर में लोग चाहते हैं कि पहले घर बुजुर्ग से बात कर लें, समझ लें, कुछ चीज़ें उसको सांत्वना देने में समय गुजरता है, कुछ चीज़ें अपने अंदर ये पैदा करने में होता है कि अब हमें पूरे सोसाइटी से लड़ना है, इन सब चीज़ों में थोड़ा वक्त गुजरता है। इसलिए हर बात वक्त का गुजरना इस बात का कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है कि आप फैब्रिकेट ही करने वाले हैं। ठीक है, उसी तरह जब यहाँ देख ही लिए हैं तो सेकंड वाला भी देख ही लीजिए। The question is whether A was wrong. लूटा गया। The fact that soon after the alleged robbery, A made a complaint relating to offense, the circumstances under which and the term in which the complaint was made are relevant. जब भी complaint की बात आएगी, relevant हो जाएगा। The fact that A said he had been robbed without making any complaint is not relevant. जब वो कंप्लेंट नहीं कर रहा है तो उसका स्टेटमेंट नहीं रेलेवेंट होगा। लेकिन कहाँ रेलेवेंट होगा? As conduct under this section, so it may be relevant as a dying declaration under section 56 or as corroborative evidence under section 160. समझ रहे हैं? सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया? यस ठीक है, आगे चर्चा कर रहे हैं। सर स्टेटमेंट व्हेन रेलेवेंट पे केस हम पढ़े थे, उसमें बहुत अच्छा से बताया था राम स्वामी रेड्डी वर्सेस एम्परर। इसमें बोले थे स्टेटमेंट 3 तरीके से रेलेवेंट होगा। सबसे पहले मस्ट बी कंप्लेंट होना चाहिए, दूसरा किसी रिड्रेसल रेमेडी और पनिशमेंट के लिए हो, और तीसरा किसी भी पर्सन को जो उसको असिस्ट या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो बात तो यही हुई ना कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑथोरिटी कौन होनी चाहिए? ये तो मम्मी पापा भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते? यस आप ही के हिसाब से रिड्रेसल या उसको असिस्टेंस कौन देगा? उसके मम्मी पापा। या ऑथोरिटी के मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑथोरिटी है, जहाँ आप FIR लॉन्च कर रहे हैं या फिर कोर्ट में आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों में। लेकिन साथ ही साथ जो मेन इंग्रेडिएंट क्या है, स्टेटमेंट को कंडक्ट में आने के लिए किस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करना होगा? कंप्लेंट मस्ट बी कंप्लेंट। नॉट ओनली स्टेटमेंट, इट मस्ट बी कंप्लायंट विद एक्सप्लेनेशन, वो एक्ट जो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, और साथ ही साथ एज ए क्या नहीं, ये तो देखिए अभी तो इन्होंने बताया ना, ये अभी हम लोग देख रहे हैं। कंप्लेंट का मतलब क्या है? जहां आप जिस अथॉरिटी के पास कह रहे हैं, कंप्लेंट या FIR जब लॉन्च करते हैं तो अथॉरिटी के पास ही करते हैं। वैसे स्थिति में आप क्या करते हैं? आपकी मंशा क्या होती है? कंप्लेंट की क्या परिभाषा है? 2D में क्या परिभाषा है? एनी स्टेटमेंट गिवन टू CRPC किसके पास? एनी स्टेटमेंट व्हिच इज गिवन टू मैजिस्ट्रेट किस पर्पस से? फॉर क्या बोलते हैं सर, which is not a police report ऐसे कुछ करके कंप्लेंट की परिभाषा देखिए। Complaint means any allegation made orally or in writing to a magistrate. टू मजिस्ट्रेट, कौन हुआ वो मजिस्ट्रेट? अथॉरिटी हुई। यस और With a view to his taking action under देखिए विथ व्यू, क्या व्यू है उसका?
लीगल एक्शन लेंगे किसके अगेंस्ट में? आगे अदर देन पुलिस। Taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report. ठीक है, पुलिस रिपोर्ट अगला इशू है। पुलिस रिपोर्ट समझते हैं ना? यस सर। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट भेजी जाती है वो पुलिस रिपोर्ट है, जिसको आप चार्जशीट कहते हैं, चालान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये कंप्लेंट कैसे हो सकता है? ओरली, वर्बली, गेस्चर, कैसे हो सकता है? Orally or writing. आइए एक केस डिस्कस करते हैं। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। इसमें एक दुलारी नाम की एक वेश्या है, 17 से 20 साल की वेश्या होगी, पता नहीं जो भी। उसका गर्दन कटा हुआ है, कट। सुबह सुबह यह घटना घटी है जिस वक्त सूर्योदय हो रहा था। इतनी रोशनी थी कि वो गर्दन काटने वाले का शक्ल देख सके। उसके हाथ पे भी कट के निशान थे। हाथ पे कट के निशान क्यों आ सकते हैं? बचाव में, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई चक्कू फेर रहा है, यहाँ हाथ लग गया तो वहां भी कट सकता है। गर्दन कटने के बाद वो बोलने की स्थिति में नहीं थी, बोल नहीं सकती थी। तो मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, आयु मौजूद हैं, सर्जन मौजूद हैं, उसकी माँ मौजूद है, सब लोग मौजूद हैं, और वो बोलने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उससे पूछा जाता है ये घटना किसने किया। वो कुछ नहीं बता पा रही है क्योंकि गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही है। उसकी माँ उसके हाथ को कोहनी पे ऐसे हाथ पे सर रखती है। फिर मजिस्ट्रेट साहब सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि मिस्टर एक्स ने गर्दन काटा, किसने किया? तो वो हाथ से कहती है बी ने, वाई ने, जेड ने, अब्दुल्ला ने। क्या मतलब निकला? ये जो इशारे से किया गया, ये स्टेटमेंट है जो सेक्शन 6 के तहत रेलेवेंट है या डाइंग डिक्लेरेशन के तहत रेलेवेंट है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, स्टेटमेंट वर्बल नहीं है, वर्बल नहीं है तो वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ना तब रिटेन है ना ओरल है, जेस्चर है। संकेतों के द्वारा सवाल जवाब हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या ये सारे इंग्रेडिएंट को फुलफिल कर रहा है? डॉक्यूमेंट की जब आप परिभाषा देख रहे थे उसमें क्या था, क्या क्या चीज चाहिए था डॉक्यूमेंट में? फिगर, यस लेटर, साइन, सब है ना? यस सर। साइन का मतलब इशारा भी हम लोग एडवोकेट की साइन होती है। ये हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है? विक्ट्री सर। ये कैसे समझ गया? इशारा से। और वो जो उस दिन हार्ट, ब्रोकन हार्ट बनाए थे, वो क्या था? वो क्या सिग्नेचर साइन कर रहा था, क्या कम्युनिकेट कर रहा था कि आपका दिल टूट गया है? ये सभी चीजें क्या थी? तो ये कोई जरूर नहीं है कि हर वक्त ऐसा ही हो, लेकिन तब ये है कि अगर स्टेटमेंट है तो किस एक्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए उसे? एक्सप्लेन उस एक्ट के साथ साथ होना चाहिए ना। तो क्या यहाँ हो रहा है?
इशारा भी सब वो तो पूछ रहा है। ये नहीं, इसलिए सवाल ये उठता है कि अगर प्रश्नों के उत्तर में एक्सप्लेन किया गया है तो क्या ये रिलेवेंट होगा, क्योंकि वहाँ प्रश्न उठ रहे थे ना और उसके अकॉर्डिंगली उसके आंसर निकल रहे थे साइंस के रूप में। तो क्या ये रेलिवेंट होगा सेक्शन 76 के तहत Yes, या sir. टाइम डिक्लेरेशन के तहत? Declaration होगा soon before her death. मरी गए उसके बाद तो कुछ जरूरी नहीं। मरने से पहले वो इशारा कर दी। हाँ, तो यही तो प्रश्न उठाता हुआ कि क्योंकि हमने क्या कहा कि इसकी जो बंदिशें हैं वो कहाँ तक है? सिर्फ इसी सेक्शन तक, बाकी तो इसने साफ ही लिख दिया है टाइम डिक्लेरेशन पे लागू हो जाएगा और उसके कोलैबोरेटिव एविडेंस के तहत 160 पे लागू हो जाएगा। ये तो खुद ही लिख के बैठा हुआ है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि अगर इस तरह की कोई बात है तो वो किस सेक्शन के तहत रेलेवेंट है। अगर ये बात हो रही है तो बताइए, यहाँ फॉर्मूला आपके सामने है, इस पे फिट कीजिए। कंप्लेंट है नहीं है, सामने कौन बैठा हुआ है? मजिस्ट्रेट है, पुलिस अफसर है, सिविल सर्जन है, माँ है, सब लोग बैठे हुए हैं। ये लोग सबके सब अथॉरिटी हैं कंप्लेंट करने वाले। वो बोल नहीं सकती है, इसलिए इन लोग का मतलब उसने माँ ने उसके हाथ खुले, माँ थोड़ी हिला रही थी कि बताओ इसे इसे, वो नहीं कर रही थी, उसने सिर्फ फोन पे इशारा किया, उसने सहारा दिया था। वो अपनी मर्जी से बता रही थी कौन की। मर्जी से तो देखिए, अब सवाल ये होता है ना कि हम लोग क्या जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे क्या है कि मरते वक्त कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। झूठ नहीं बोलता है। प्रतिज्ञा वैसी है कि वो बोल नहीं सकती है। जी, प्रतिज्ञा भी ऐसा वैसी कि बोल नहीं सकती। अब बोलती तो झूठ बोलती। नहीं, अब प्रश्न उत्तर नहीं आएगा। सर झूठ बोल भी सकती थी, उसको हम नहीं जानते। उसका गर्दन कटा हुआ था, उसके पास बोल देखिए, नहीं हम सकती जो थी। कहानी बताए थे उसके अकॉर्डिंगली सुबह सुबह की घटना है, इतनी रोशनी थी कि वो उस व्यक्ति का शक्ल देख सकती थी। हमने एक बार पहले ही कहा कि वो प्रोस्टिट्यूट है, उसके पास कस्टमर्स आते रहते हैं, तो अब्दुल्ला भी आते रहा होगा और उसने अब्दुल्ला को पहचान लिया भाई। अब सवाल ये उठता है कि ये एक कंप्लेंट है। यस सर, एक्सप्लेनेशन के अंदर आएगा सर। सेक्शन 6 के अंदर नहीं आएगा सर। सर जाहिर सा बात है, आप इस सेक्शन में पढ़ा रहे तो 32 नहीं, यही तो दिक्कत है। नहीं सर, इसी सेक्शन के अंदर आएगा। इस सेक्शंस के आने के लिए इसको क्या जरूरी है? कंप्लेंट हो रही है। हाँ सर, ऐसा पर्सन को दिया जा रहा है जिससे वो रिमेडी मिल सके उसको। ठीक है, और अब जरा एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं, फिर वापस आते हैं। When the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in any complaints including which affect such conduct is relevant. क्या कह रहे हैं? जब किसी पर्सन का कंडक्ट रेलेवेंट हो, अब ध्यान से सुनिएगा, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग which affect such conduct is relevant. हम कहते हैं कल एक लूट की वारदात हुई और हम कह रहे हैं कि कल जो लूट हुई थी उसके संबंध में पुलिस खोजने आ रही है जो व्यक्ति ने लूटा है, लूटपाट में हिस्सा लिया है। यह सुनकर जो बगल वाला आदमी था भाग गया। स्टेटमेंट कंडक्ट को प्रभावित कर रहा है, बात समझ रहे हैं? कब? जब कंडक्ट रेलेवेंट हो तब। हमने स्टेटमेंट दिया, उसका कंडक्ट प्रभावित हो गया, वो भाग गया। हमने क्या किया? भाग जाना हमेशा क्या है? सबसिक्वेंट कंडक्ट है।
कि प्रीवियस कंडक्ट है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। क्या कहा था हमने कि कल जो लूट हुई थी उसकी छानबीन के लिए पुलिस आ रही है और वो व्यक्ति भाग गया। इसका मतलब क्या है? खुद कॉमन सेंस सोचिए, वो व्यक्ति उस लूट में शरीक है या उस लूट के बारे में बहुत कुछ जानता है, अपने दोस्तों साथियों को बताने के लिए चला गया वहां से उठ के। एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ है जो लूट है उसके कंसर्निंग छानबीन चल रही है। ये लेटर पढ़ के वो व्यक्ति वहां से भाग जाता है। ये क्या है? एक वर्बल स्टेटमेंट है, एक रिटन स्टेटमेंट है। दोनों में हो क्या रहा है? कंडक्ट अफेक्ट हो रहा है आफ्टर अ स्टेटमेंट। अगर ऐसा है तो वो रेलेवेंट, यही बात है ना। When the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence of and hearing, यानी उसकी उपस्थिति या श्रवण गोचरता में कही गई कोई भी बात, which affect such conduct, जो उसके कंडक्ट को प्रभावित कर दे, relevant है। बात समझ में आ रही? अब आइए अब्दुल्ला में क्या हुआ? वो सवाल पूछ रहा है, यानी उसके प्रेजेंस में एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है। अब इस स्टेटमेंट से उसका कंडक्ट प्रभावित होना चाहिए, तब वो रेलेवेंट होगा। ये होगा ना। हमने पूछा मिस्टर एक्स ने गला काटा, उसका कंडक्ट प्रभावित हुआ? क्या हुआ? इशारा किया भी नहीं। हमने एक्स वाई जेड सबका अब्दुल्ला का किया, तो ऐसी स्थिति में प्रभावित हुआ और उसने कहा हाँ हो क्या रहा है। स्टेटमेंट दे रहे हैं तो कंडक्ट प्रभावित हो रहा है, तब वो रेलेवेंट होगा। तो क्या ये रेलेवेंट है? उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो गई तो डाइंग डिक्लेरेशन में भी रेलेवेंट हो जाएगा। हमें तो फर्क ये दिखना था ना, क्योंकि ये जो सेक्शन 5-6 है ये तो सिर्फ यही लागू होगा ना, बाकी के लिए तो उसने स्वतंत्र छोड़ रखा है कि बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं है। आप डाइंग डिक्लेरेशन में जाते हैं और उसके कोरोबरेटिव एविडेंस के लिए 160 में जाते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बट यहाँ रेलेवेंट होने के लिए क्या जरूरी है कि वो कंप्लेंट के फॉर्मेट, वो अपनी घटनाओं का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्योंकि 3 जजेस का जजमेंट है जिसमें एक जज डिसएंटाइटेड है, वो इस चीज से सहमत नहीं है, और बाकी 2 जजेस कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन है। तो बहुमत का जजमेंट है तो आप भी मानेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन है? यस, हम मानेंगे। इस चीज को समझ रहे हैं? ये बारीकियां ध्यान से समझने की चीज है। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। यस दयानंद जी, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, बिल्कुल समझ गया। आइए इसके इलस्ट्रेशंस को देखते हैं। अच्छा, अगर विक्टिम तो जाता है फाइल इलाज करवाने तो हम समझ जाते हैं कि ठीक है कंप्लेंट किया हुआ क्या। खुद अगर एक्यूज्ड चाहे तो मतलब एक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी की हत्या करता है, उसकी गर्दन लेके थाने पहुंच जाता है रेलिवेंट है। और जाके पुलिस के सामने कहता है कि मैंने इसे मार डाला। ये रहा इसका गर्दन, ये रहा ये चक्कू, ये रहा इसके कपड़े, और मैं हूं सामने खड़ा, जो करना है करो। ये रेलेवेंट है?
आप जानते हैं ना, पुलिस के समक्ष की गई संस्कृतियों को साबित नहीं किया जा सकता है। यस सर, ये कहाँ जाके कह रहा है? कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है सर। ये तो हम बाद में चर्चा करेंगे। एविडेंस पे साबित नहीं किया जाना और एविडेंस के पहलू दोनों में फर्क है। रेलेवेंट तो है, यस सर। रेलेवेंट है ना? यस सर। किस सेक्शन के तहत? अभी का 23 हम लोग चर्चा करेंगे आगे। बाकी 25, 26, 27 सबको मिला के इसने 23 कर दिया है। ये तीनों सेक्शन को उठाया और एक ही में डाल दिया, 23 कर दिया। बाकी संक्षिप्त। तो 23 के तहत आप पुलिस अफसर के सामने जाके कॉन्फेस कर रहे हैं कि मैंने मार डाला, ये दे दिया, ये रेलेवेंट है? रेलेवेंट दो प्रश्न है, एडमिसेबल है, एडमिसिबल नहीं है। नहीं। रेलेवेंट है, Yes. एडमिसेबल नहीं है। सेक्शन 3 क्या कह रहा है? फैक्ट इन इज और रेलेवेंट रेलेवेंट इन्हीं दो का साक्ष्य दिया जा सकता है, यस तो आप साक्ष्य तो दे रहे हैं रेलेवेंट फैक्ट का। वो कस्टडी में नहीं ले सर। कस्टडी फिर हम बोलेंगे 46 देखिए। कस्टडी का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि हर वक्त हथकड़ी लगा होता कस्टडी में, ये कोई जरूरी नहीं है। वो तो खुद से चल कर वो तो खुद आया है, आत्मसमर्पण किया है, वो कस्टडी में है। पुलिस के समक्ष की गई संस्कृतियों को साबित नहीं किया जाना, ये लिखा हुआ है। प्रूफ नहीं कर सकते हैं। रेलेवेंट है कि नहीं? और रेलेवेंट है तो सेक्शन 7 के तहत रेलेवेंट है कि सेक्शन 23 के तहत रेलेवेंट है? क्योंकि हमने क्या देखा, 4 से 50 तक सब रेलेवेंसी का सेक्शंस है और इसमें 23 भी शामिल है, 7 भी शामिल है, 6 भी शामिल है। ये किसके तहत रेलेवेंट होगा? सेक्शन आप देखिए तो सही, ये किस चीज को कह रहा है? मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट। कंडक्ट में कंडक्ट प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। मर्डर करने के बाद ये चला गया गर्दन उधर लिए हुए, ये कौन सा कंडक्ट है? सब्सिक्वेंट कंडक्ट कौन लेके जा रहा है? खुद जा रहा है। ये रेलेवेंट है? यस सर। यस सर इसके बावजूद कि वो पुलिस अफसर के समक्ष जा रहा है, 23 हिट नहीं कर रही है। नो देखिए, पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई कॉन्फेशन को आप साबित नहीं कर सकते, ये एक अलग इशू है। बट पुलिस अफसर के समक्ष की गई कॉन्फेशन रेलेवेंट है। वहाँ तक सर, जहाँ तक नहीं, वो फिर हम लोग आगे जाएंगे 26 में, जब वो बात है। फिर 27 में जाएंगे जहाँ डिस्कवरी प्राप्त होती है, वो एक अलग इशू है। यहाँ क्या होगा? ये रेलेवेंट है किस सेक्शन के तहत? हमारा प्रश्न इतना ही है। आपके पास 2 सेक्शन है, 23 भी है और ये सेक्शन 6 भी है। एम्प्रेस वर्सेस ननुआ, किंग एम्प्रेस वर्सेस ननुआ, नेनुआ नहीं, ननुआ। किंग एम्प्रेस, जैसे पुराने में जैसे ना रेस्ट क्वीन, एम्प्रेस वर्सेस ननुआ। इसमें डिसाइड हुआ कि ये सेक्शन 6 के तहत रेलेवेंट है, क्योंकि सब्सिक्वेंट कंडक्ट के तहत रेलेवेंट है। 23 में क्यों नहीं है? स्टडी की बात क्योंकि पुलिस के समझ की गई संस्कृति को आप साबित ही नहीं कर पाएंगे। और साक्ष्य किनका देंगे आप? द बेस्ट एविडेंस का देना है आपको। तो ऐसी स्थिति में रेलेवेंट है, बट उसने पुलिस के समझ क्या कहा क्या नहीं कहा वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि हम फिर कह रहे हैं यहाँ हम स्टेटमेंट को काउंट नहीं करेंगे। और वैसे भी ये कंप्लेंट करने गया है क्या?
ये क्या करने गया है? ये तो कन्फ्यूजन करने गया है। और वैसे स्थिति में सेक्शन 6 का प्रोविजन लागू होगा, किस चीज के संदर्भ में लागू होगा? सब्सिक्वेंट कंडक्ट। और एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? स्टेटमेंट के साथ एक्ट को एक्सपेंड करना हो और साथ ही कंप्लेंट हो, तब वो जाके कंडक्ट बनेगा। क्या यहाँ हो रहा है? कंफ्यूजन नहीं रखिए, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। बन रहा है? एक्सप्लेनेशन 1 को फुलफिल कर रहा है ये? एक्सप्लेनेशन 1 एक्सप्लेनेशन 2 में क्या फर्क है? सामने में दो एक्सप्लेनेशन है ना, दोनों में फर्क क्या है? पहले वाले में जो खुद प्रेजेंस स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर पहले स्टेटमेंट है कि पहले कंडक्ट है? कंडक्ट किसमें? एक्सप्लेनेशन 1 में पहले कंडक्ट, और एक्सप्लेनेशन 2 में पहले स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट है जिससे उसका कंडक्ट प्रभावित हो जा रहा है, और पहले वाले में स्टेटमेंट है पहले कंडक्ट। जब कंडक्ट रेलेवेंट हो जाए देन स्टेटमेंट आए और कंडक्ट प्रभावित हो जाए, वैसे स्थिति में एक्सप्लेनेशन 2 है। जो हमने आपको 2 एग्जांपल दिया, पहला क्या कि जिस व्यक्ति ने लूटा है उसको ढूंढने पुलिस आ रही है, किसके प्रेजेंस में कह रहे हैं? जो भी है, और उसको सुनाई भी दे रहा है, और उसने क्या किया, वो वहां से भाग गया। तो ऐसे स्थिति में उसका वो कंडक्ट रेलेवेंट हो जाएगा। एक लेटर मिलती है जिसमें लिखा हुआ है कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, वैसे स्थिति, ये सब इलस्ट्रेशन में है, हम लोग भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये वहां जाती है और वो फिर फरार हो जाता है। अब क्या हो रहा है? ये सब एक्सप्लेनेशन 2 है कि आप उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में अगर कोई भी स्टेटमेंट देते हैं और वैसे स्थिति में उसका कंडक्ट प्रभावित हो जाता है, देन वो कंडक्ट। अब आप पूरे मामले को अच्छी तरह से अगर समझ गए हैं तो सब चीज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बताइए, पहला जब रेप हुआ था, माँ से कही थी, रेलेवेंट नहीं था, क्यों? गार्जियन से कंप्लेंट नहीं कर रहे सफिशिएंट टाइम टू कोऑपरेट। सिर्फ एक रीजन था कि टाइम था जिसमें वो फैब्रिकेशन का मौका मिल सकता था। लेकिन हमने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि ऐसे मामलों में तो हो ही सकता है थोड़ा सा विलंब। तो इन सभी मामलों में तथ्यों और परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। और विनोद वाले मामले में जब वो किया, उसने गला घोट दिया, पकड़ा गया, वैसे स्थिति में वो तो है, अब्दुल्ला वाले मामले में ये भी है, क्या है, रेलिवेंट है किस सेक्शन के तहत? इसी सेक्शन के एक्सप्लेनेशन 2। फिर कंफ्यूजन, हमने क्या कहा, जजमेंट किसके पक्ष में आया? डाइंग डिक्लेरेशन, Nine declaration। 2 जज बोला हुआ है। एक जज जो इसी चीज का हवाला दे रहे थे जो हमने आपको एक्सप्लेन किया कि वैसे स्थिति में जब वो कंडक्ट होता है तो उस स्थिति में उसका मतलब स्टेटमेंट के साथ साथ कंडक्ट प्रभावित हो रहा है, इस वजह से हम उसको यहाँ भी लागू कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? यस सर। आइए इसके रजिस्ट्रेशन को थोड़ा सा देख लें। हाँ सर, आज के लिए इलस्ट्रेशन ही करवा दिया, बहुत पार हो रहा है। हम जान रहे थे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये इतना बारीक चीज़ है कि अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो इन फ्यूचर भी आपको परेशानी हो जाएगी। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। ये किसका चल रहा है? ये किसका है? Is tried for murder B, the fact that A murdered C। देखिए क्या हो रहा है, किसके किसके बीच हो रहा है? मर्डर का ट्रायल किसके ऊपर हो रहा है? बी के ऊपर। बी का मर्डर हुआ है ना, ट्रायल ए पे चल रहा है। यस सर। और सी कौन है? ये ए ने कितने मर्डर किए हैं? बी और सी को मार डाला। सी को क्यों मारा? The fact that A murdered C, ये जानता था B और इसको एक्सटॉर्ट कर रहा था।
ये क्या चीज प्रभावित कर रहा है इसके मारने के पीछे? मोटिव को। मोटिव को। इस वजह से उसने मारा क्योंकि स्टेशन मनी ले रहा था उससे। He is tried for the murder of B by poison. The fact that before the death of B, A procured poison similar to that which was administered to B is relevant. ये किस चीज को रेलेवेंसी दिखला रहा है? प्रिपरेशन। यस, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन से क्या साबित हो जाएगा? इंटेंशन। ये कहता है कि ये क्वेश्चन है कि कुछ डॉक्यूमेंट विल है या नहीं। ये का विल है या नहीं, विल मतलब वसीयत है या नहीं। उसने क्या कहा कि उसने बहुत सारे वकीलों से विल बनवाया था, कुछ को रिजेक्ट किया था। क्योंकि विल के मामले में क्या होता है कि सवाल ये उठता है कि विल कब एग्जीक्यूट होती है? आफ्टर द डेथ ऑफ द After पर्सन। death, वो तो गवाही देने आएंगे नहीं जिन्होंने विल कर रखा है। अगर कोई क्वेश्चन कर दे कि इस विल पे सिग्नेचर उस व्यक्ति का नहीं है जिसने किया है, और आप ये भी जानते हैं कि विल के साथ 2 विटनेसेस, मिनिमम 2 विटनेसेस होनी चाहिए। तो विटनेसेस की भी गवाही होगी। अगर कोई ये क्वेश्चन कर दे तो ये रिलेवेंट हो जाता है कि सचमुच विल बनवाया था वही, वो कोशिश कर रहा था। ये क्या शो कर रहा है? किस चीज को? प्रिपरेशन को। विल पर तैयारी की और पहले की अवस्था है। उसने बहुत सारे विल बनवाए, उनमें से कुछ रिजेक्ट कर दिया। फिर चूंकि वो जब प्रश्न उठेगा कि कोई उनका सिग्नेचर था कि नहीं, तो ऐसे मामले में ये जो इनका प्रिपरेशन है वो एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। ठीक है। He is accused of a crime, the fact either before, at a time and after the alleged crime. We will tend to give the fact that he is was against the favorable of himself. उसने क्या किया? ये भी उसी चीज की है। वो एक क्राइम करना चाह रहा है, उसके पहले की सारी चीजों को क्या कर रहा है कि उसके एविडेंस उसके फेवर में आ जाए, ये सब चीजें आए। ये सब किस चीज को शो कर रहा है? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, और साथ ही साथ उसके प्रीवियस कंडक्ट को। प्रिपरेशन के साथ साथ उसके प्रीवियस कंडक्ट भी है ना। उसके बाद द क्वेश्चन वेदर ए इज रॉब्ड, देखिए जिसकी चर्चा कर लेते हैं। द फैक्ट दैट बी वाज रॉब्ड, शी सेड इन एज प्रेजेंस द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर ए पर्सन हु रॉब्ड बी एंड दैट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड ए रन अवे। तो उसके बाद भाग गया। ये रेलिवेंट। क्यों रेलेवेंट है? एक्सप्लेनेशन 2 की वजह से। अभी वही चीज है कि ए ने उसका 10,000 रुपया लिया है, उसके कहता है कि उसको पैसा मत दो क्योंकि वो ए का ऋणी है या बी का ऋणी है। वैसे स्थिति में वो चुपचाप रह जाता है। इसका चुप रहना, साइलेंस रहना, क्या अपने आप में कन्फेशन है, एडमिशन है, क्या है? मतलब स्वीकार्य स्वीकृति, क्या कहते हैं उसको? लक्षणम, मौनम स्वीकृति लक्षणम, राइट। मतलब मौनम स्वीकृति लक्षणम, लक्षणम मतलब करेक्ट, हाँ, सहमति इंडिकेट करती है। ये सही है। अगर हम किसी बात पे चुप हैं, इसका मतलब कोई कुछ भी बोले सब सही है। सर डिपेंड करेगा सर, पर्सन टू पर्सन में क्या रिलेशन उसके साथ। बाल गंगाधर तिलक वाले एक केस में ये डिसाइड हुआ कि मौनम स्वीकृति लक्षणम नहीं है। बाल गंगाधर तिलक। हाँ सर। सर आप आईपीसी में कि हॉर्स के लिए लोग उसका फादर शुक्र वहाँ से देखिए आईपीसी में कॉन्ट्रैक्ट की बात, वो कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। ये उनका सिक्स्थ सेंस इतना तेज जगह है ना, कुछ ज़्यादा तेज। फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन को कहाँ से खींच के कहाँ ले? वही ना, हॉर्स और एक्सप्लेनेशन नियर साइलेंस इज फ्रॉड वाला कहा था। देखिए वही बात है। The question whether A committed a crime, the fact that A absconded after receiving a letter warning A that inquiry was being made for the criminal, and the contents of the letter are relevant. यानी जो कुछ भी लेटर में लिखा हुआ है वो सब के सब रेलिवेंट। किस लिए?
भागा है पढ़ के, हाँ सर। इसका मतलब कैसे रेलिवेंट है? देखिए हमेशा याद रखिए, जब कंडक्ट रेलिवेंट हो, स्टेटमेंट दिया जाए और कंडक्ट प्रभावित हो जाए तो एक्सप्लेनेशन 2 की वजह से relevant हो जाए। ये तो हम लोग दोनों देख ही चुके हैं। यस सर। अब कोई प्रश्न हो तो बताइए। अब प्रश्न में परसों पढ़ के आएंगे, उसके बाद होगा बहुत हाँ, सर। प्रश्न। सर जब अपनी मम्मी को बोल देते हैं स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट कंप्लेंट के नेचर में हो या स्टेटमेंट, वो प्रूफ कैसे होगा? वो स्टेटमेंट कंप्लेंट के नेचर में है नहीं। नहीं देखिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सब होता है जब डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है। जब दोनों ही तो हैं, नहीं हम बता रहे हैं, ठीक है, प्रूफ होना एक अलग चीज़ है। इन्होंने प्रश्न किया है कि जब ये मैटर रेलिवेंट है, सारे चीज़ें मामले हम रेलिवेंसी में हैं, तो एक चीज़ हमेशा जाने, रेलिवेंसी और प्रूफ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमने बताया था ना, एविडेंस और प्रूफ में फर्क है। क्या फर्क है? एविडेंस और प्रूफ में क्या फर्क है? सर बहुत ज़्यादा हम बता रहे हैं। जब उसका प्रोबेटिव फोर्स इतना बढ़ जाता है एविडेंस का, प्रूफ की परिभाषा कहाँ दी गई? इंडियन एविडेंस है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। जी सर। वहाँ क्या कहता है? जब न्यायालय अपने समक्ष की सामग्री पर विचार करने के पश्चात इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि उस फैक्ट का एग्जिस्टेंस यस। या कोई प्रूडेंट मैन ऐसी परिस्थितियों में कोई प्रूडेंट मैन इसी फैक्ट पे निष्कर्ष पे पहुंचे कि उस फैक्ट का एग्जिस्टेंस है, तो उसको हम प्रूव्ड कहते हैं। तो अगर इस तरह की परिस्थितियां आ रही हैं जब डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, इनडायरेक्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, तो वैसी स्थिति में कोई प्रूडेंट मैन किस निष्कर्ष पे पहुंचेगा वो उसका पैरामीटर है। हमने कहा रीजनेबल डाउट को दिमाग से निकालना है, ये नहीं कहा कि 100% आपको प्रूव करना है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए रीजनेबल डाउट को निकालना है। ठीक है, उसने मम्मी से कहा कि ये कहा, मामला कोर्ट में गया, बाकी भी एविडेंसेस आएंगे, और हमने क्या कहा, जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हो तो चेन ब्रेक नहीं करना चाहिए। चेन अगर एक और प्रत्येक चेन को आपको एस्टेब्लिश करना होगा, डेली प्रूव करना होगा, और अगर आप नहीं प्रूव कर सके तो बेनिफिट किसको जाएगा? एक्यूज्ड को। दो तरह के इन्फ्रेंस निकलेंगे तो बेनिफिट किसको जाएगा? बेनिफिट ऑफ डाउट तो उसकी को मिलेगा, एक्यूज्ड Accused को। को। ये समस्या। और प्रूफ के तहत वही बात है कि एक प्रूडेंट मैन उस परिस्थितियों में जिस निष्कर्ष पे पहुंचता है वो हमारा। ठीक है? जी सर।